हम बात कर रहे हैं यूएमएल की, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की। इसमें हम देखेंगे यूएमएल क्या है, थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, कहाँ से आई है, बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे यूएमएल की और यूएमएल के जो डायग्राम्स हैं और यूएमएल के जो मॉडलिंग टूल्स हैं। तो यूएमएल क्या है? यूएमएल का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज और ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिक लैंग्वेज है। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिक लैंग्वेज है। ओएमजी इसको हैंडल करती है और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिक लैंग्वेज है, किस लिए? स्पेसिफाई करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स यानी जो भी चीज होने वाली है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए आप सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है तो आपको कुछ ना कोई मॉडल बनाना पड़ेगा। उसका मॉडल कैसे बनाएंगे? आप कोई लैंग्वेज यूज करेंगे। फिजिकल मॉडल, जैसे अगर आपको ब्रिज बनाना होता है तो फिजिकल मॉडल बनाते हैं, बिल्डिंग बनाना होता है तो फिजिकल मॉडल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो हम एक मॉडल बनाएंगे, उसके लिए लैंग्वेज है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। बिजनेस मॉडलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। द यूएमएल, इसके पास कुछ ग्राफिकल नोटेशन है ताकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन करना चाहते हैं तो वो आप यूएमएल से कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर डिजाइन आप बनाने वाले हैं, इसके प्रोसेस को ये काफी सिंप्लीफाई कर देता है यूएमएल। क्यों यूएमएल की जरूरत क्या पड़ी? क्यों इसमें पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी? देखिए, जो डायग्राम होता है या पिक्चर होता है वो 1000 वर्ड के बराबर होता है। यानी कि आप नेचुरल लैंग्वेज में लिखेंगे, इधर आ मत जा, इधर आ मत जा, अगर मैं इसको इधर आ मत कॉमा न लगाऊं तो दोनों ही लाइनें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। इधर आ मत जा, इधर आ मत जा। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप नेचुरल लैंग्वेज में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ एम्बिग्यूटी आ सकती है, इनकरेक्टनेस आ सकती है, इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो क्यों ना हम ग्राफिकल नोटेशन यूज करें अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। तो ये हमारे जो सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स हैं, वो एक माध्यम है यूएमएल आपस में बात करने का तरीका। एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है आपको यूएमएल से। और ध्यान दीजिएगा कि ये यूएमएल किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और हम जाना चाहते हैं फ्रेगमेंटेशन से स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। यानी किसी ने कुछ बनाया, मैंने कुछ बनाया, आपने कुछ बनाया, हम तीनों अलग अलग तरीके से बना रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे। कोई स्ट्रक्चर चार्ट बना रहा है, कोई कहता है डिजाइन के लिए मैं स्ट्रक्चर चार्ट बनाऊंगा, कोई कहता है मैं तो डीएफडी और स्ट्रक्चर चार्ट से काम चलाऊंगा, कोई और कहता है कि नहीं साहब मैं तो कुछ और यूज करूंगा। तो उन सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूएमएल है। अब इसमें देखिएगा कि हिस्ट्री यहां से शुरू हुआ, ये 3 लोगों ने मिलकर बनाया है इसको, यानी कि यकूबसन हैमूद साहब है, ऐसे 3 लोग हैं। इन्होंने, इनके अलग अलग काम थे, इन सबको कंबाइन किया गया, रैशनल में ये लोग आए और उसके बाद फिर इसका काम आगे बढ़ा और 1995 में शुरुआत हुई। और अभी जो वर्जन है यूएमएल 2.0 वर्जन है। जो अलग अलग यूएमएल के डायग्राम्स हैं उसमें यूज केस डायग्राम है, ये रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग के लिए है। यानी कि ये बताता है कि सिस्टम को क्या करना चाहिए, ये रिलेशनशिप बताएगा एक्टर्स और यूज केसेस में। और ये ट्रेडिशनल फ्लो चार्ट से अलग है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, कोई डीएफडी यूज कर रहा है, कोई बोलता है कि नहीं मैं तो फ्लो चार्ट से बताऊंगा। यूज केस डायग्राम थोड़ा अलग है, हम इसको देखेंगे। क्लास डायग्राम का मतलब ये है कि जो अलग अलग क्लासेस बनाएंगे आप, उसके बीच में क्या स्टैटिक रिलेशनशिप है, यानी कि ऑब्जेक्ट और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये क्लास डायग्राम बताता है। यानी कि हम क्लास के बारे में बताएंगे, क्लास क्या है। और सीक्वेंस डायग्राम की बात करें तो ये हमें सीक्वेंस बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं किस टाइम सीक्वेंस होगी इसमें, और ऑब्जेक्ट किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टाइम सीक्वेंस में, अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो यूजर का। तो अलग अलग टाइप के डायग्राम्स है। कोलैबोरेशन डायग्राम देखिए, ये हमको कोलैबोरेशन का नाम ही कोलैबोरेशन है, इसका मतलब ये है कि कोलैबोरेशन हो रहा है कुछ। तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में क्या लिंकिंग है एक दूसरे से। स्टेट का मतलब यह है कोई स्टिमुलस आ गया, कोई इवेंट आ गया, तब ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, क्या होने वाला है, वो किस तरीके से अपने आप को चेंज करेगा, जो रिस्पांस होंगे, और एक तो क्या उस पे इवेंट आ रहा है और वो क्या रिस्पांस देगा, ये स्टेट डायग्राम। अब कंपोनेंट डायग्राम में जिस तरीके से नाम दिया है कंपोनेंट का, ये आपको फिजिकल कंपोनेंट बताएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फिजिकल कंपोनेंट, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा हायर लेवल है क्लास डायग्राम से ऊपर कंपोनेंट। अब कंपोनेंट होगा तो कंपोनेंट किस इंटरफेसिंग भी होगी। तो यूज केस डायग्राम से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका क्लाइंट है, यानी कि आप एक्टर हैं। ये एक्टर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, सुपरवाइजर भी हो सकते हैं। अब ये देखिए, ये बाउंड्री है, यूज केस की एक बाउंड्री है। ये आपका यूज केस है। यूज केस जो है आपका इलिप्स में दिखाया जा रहा है। ये आप क्लाइंट है, ये आदमी की तरह दिखाया जा रहा है। अब ये जो यूज केस जरूरी नहीं है कि यूज केस आदमी है, यूज केस कोई सिस्टम भी हो सकता है जो इसको एम्प्लॉय करेगा।
और इसी तरीके से आप ये बाउंड्री भी देखेंगे। तो एक जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से सिस्टम यूज होगा, और ये आपको और क्या देता है, जो फंक्शनैलिटी है, जो फंक्शनैलिटी एक्सपेक्टेड है हर एक आदमी। जैसे क्लाइंट चाहता है कि मैं बोरो करूं, फाइंड रेमिटेंस करूं, सुपरवाइजर का मतलब है ऑर्डर टाइटल और फाइंड रेमिटेंस। तो सबके अलग अलग काम है, इसीलिए हम यूज केस कह रहे हैं इसको। यूज केस डायग्राम में जो कोर कंपोनेंट्स है वो एक्टर है। एक्टर मतलब ये जो साहब है वो एक रोल प्ले करेगा, यानी कि वो इंक्लूड, इसमें ह्यूमन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ह्यूमन तो है, साथ में कुछ सिस्टम्स भी हैं कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ, आपके यूज केसेस क्या होंगे, आप क्या यूज करेंगे, आपके अलग अलग केस यूसेज के हिसाब से। यूज केस का मतलब ये होता है कि जो सिनेरियो जब यूजर और सिस्टम इंटरेक्ट करेंगे उस सिनेरियो को दिखाने के लिए आप ये यूज केस इस तरीके से दिखाते हैं। एक्टर हो गया, यूज केस हो गया। यूज केस एक सिंगल यूनिट है मीनिंगफुल वर्क की, यानी कि यूज केस अपने आप बताता है कि साहब ये काम है, एक सिंगल यूनिट है अपने आप में, जैसे लॉगिन है, रजिस्टर है, प्लेस एन ऑर्डर है। और हर एक यूज केस का डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है जो बताता है कि फंक्शनैलिटी क्या आप प्रपोज कर रहे हैं सिस्टम में। जैसे ऑर्डर टाइटल, यूज केस ऑर्डर टाइटल, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप ये बोल सकते हैं, दिस यूज केस रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉय और सुपरवाइजर देन रिटर्न द ऑर्डर टाइटल। यानी कि आप इस एक यूज केस से यहाँ डेफिनेशन बता पा रहे हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। अब सिस्टम बाउंड्री जो आपने देखा था यूं करके, ये सिस्टम बाउंड्री है, ये बताता है कि एक्टर और सिस्टम के बीच में क्या बाउंड्री है और किस तरीके से वो इंटरेक्ट करने वाले हैं उस बाउंड्री को लेके तहत, उस बाउंड्री के तहत। अब इसमें रिलेशनशिप भी आती है यूज केस डायग्राम में। जो कम्युनिकेशन है एक्टर और यूज केस का, उसको हम इस लाइन से दिखा रहे हैं, सॉलिड लाइन से। एसोसिएशन अगर उनके बीच में है। जनरलाइजेशन कह रहे हैं, जनरलाइजेशन का मतलब है कोई स्पेसिफिक केस, यूज केस एक जनरल केस और एक स्पेसिफिक केस के बीच में जो रिलेशनशिप है। जैसे इसको इस लाइन से दिखाया जाता है, ये वाला एरो लाइन है। जैसे वेटरेस कैन बी एम्प्लॉय, अ वेटर कैन बी एन एम्प्लॉय, तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे। यानी हर एक एम्प्लॉय, एक कंपनी में हर आदमी एम्प्लॉय है, वेटर है वेटरेस है। तो ये जनरलाइजेशन रिलेशनशिप है आपकी केस डायग्राम में। अब इंक्लूड, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इंक्लूड, ये जो डॉटेड लाइन है जिसको इस तरीके से लेबल किया जाएगा, जिसके एक डॉटेड लाइन होगी उसके ऊपर ये लेबल किया जाएगा। अभी आप डायग्राम में देखेंगे, ये बेस यूज केस है और इसमें एंड होगा एरो जो पॉइंट करेगी इंक्लूड यूज केस को, यानी कि एक बेस केस किसको इंक्लूड करेगा। इंक्लूड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर यूज केस इंक्लूड करेगा किसी और यूज केस को, ताकि वो परफॉर्म कर सके कोई फंक्शन को। जैसे यहाँ पर इंक्लूड कैसे करेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये मतलब डैश लाइन है और ये इंक्लूड यूजेस। अगर एमएस विजुअल में आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर बताऊंगा तो एमएस विजुअल में इसे हम इस तरीके से यूजेस करके यूज करते हैं। तो यूज केस एक या एक से ज्यादा यूज केसेस में अगर आ गया तो इससे डुप्लीकेशन, जो फंक्शनलिटी का डुप्लीकेशन है, ये आपका कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप लिस्ट ऑर्डर करते हैं, अगर ये लिस्ट ऑर्डर यूज केस है, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। हर बार जब भी कोई मॉडिफाई ऑर्डर होगा, जब भी मॉडिफाई ऑर्डर रन होगा, तो हमेशा मॉडिफाई के लिए हमको लिस्टिंग तो देखनी पड़ेगी ना, किसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। ये इसके बारे में बात होगी। एक्सटेंड का मतलब ये है कि जब आप इस तरीके से एरो आप देखेंगे और उसके ऊपर एक्सटेंड देखेंगे, एक डॉटेड लाइन के ऊपर इस तरह एक्सटेंड लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि जो एक्सटेंडिंग यूज केस है वो ऐड करेगा बिहेवियर किसको, बेस यूज केस को। इसीलिए इस बेस क्लास को हम बोलेंगे एक्सटेंशन पॉइंट्स। इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम। ये हम कब यूज करते हैं, जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आते हैं। जैसे गेट अप्रूवल के लिए, अगर आप गेट अप्रूवल करना चाहते हैं तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा मॉडिफाई ऑर्डर। मॉडिफाई मतलब इफ यू वांट टू गेट अप्रूवल, हम ऑप्शनली जरूरत हो सकती है कि हम एक्सटेंड करना चाहें जो मॉडिफाई ऑर्डर है उस यूज केस को। जैसे ये यूजेस इस तरीके से यूज करते हैं, एक्सटेंड यूज करते हैं अलग अलग आपके इसमें एमएस विषयों में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो एक डायग्राम देखिए, जो मैंने अभी बताया, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये साहब है पेशेंट, ये है शेड्यूलर, ये है डॉक्टर साहब, ये है क्लर्क। अब ये यूजर इंटरैक्ट कर रहे हैं आपके सिस्टम के साथ, ये इनका यूज केस है कैंसिल अपॉइंटमेंट, ये इनका यूज केस है मेक अपॉइंटमेंट। तो ये एक जो है अपने आप में डिस्क्रिप्शन बताएगा कि ये एक लॉजिकल एंटिटी है, क्या काम करने वाला है। ये सिस्टम बाउंड्री आप देख रहे हैं, सिस्टम का नाम आपने क्लिनिक लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले इंक्लूड देखिए, ये डॉट मतलब डैश लाइन है और डैश लाइन में आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से आप इंक्लूड करेंगे, यानी कि मेक अपॉइंटमेंट में आप अपने आप इंक्लूड करेंगे किसको, चेक पेशेंट रिकॉर्ड को। ये इंक्लूड है आपका, इसलिए इंक्लूड लिखा है। एक्सटेंड का मतलब क्या है, अब अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे डेफर पेमेंट आप एक्सटेंड करेंगे पे बिल को, यानी कि कोई ऐसा कंडीशन है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ऐसी कंडीशन है जो बहुत कम आती है, तो एक्सटेंशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि आप बिल इंश्योरेंस है, ये जनरलाइज्ड है। एक पे बिल में आपको बिल इंश्योरेंस हो सकता है,
आपका कोई और हो सकता है, जैसे पेमेंट फॉर पार्किंग, यू कैन टेक लाइक दिस। तो कई चीजें हो सकती हैं जो इसको इस जनरलाइज को स्पेशलाइज कर लें, तो ये जनरलाइजेशन है। तो ये एक यूज केस है आपका डायग्राम। जो अभी आपने देखा पे बिल एक पेरेंट यूज केस था और बिल इंश्योरेंस चाइल्ड यूज केस था, यानी कि हमने जनरलाइजेशन किया। जो मेक अपॉइंटमेंट और रिक्वेस्ट मेडिकेशन है, इसमें इंक्लूड किया हमने, यानी कि ये इंक्लूड होता है, मेक रिक्वेस्ट मेडिकेशन दोनों इंक्लूड हो रहे हैं चेक पेशेंट रिकॉर्ड में। एक्सटेंशन पॉइंट को लिखा गया है बेस क्लास के अंदर, आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये तीनों चीजें, यानी कि ये एक्सटेंशन पॉइंट्स को आपने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन पॉइंट है ये रिटर्न है किसके अंदर, पे बिल के अंदर, यानी कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास डिफर पेमेंट को और ऐड कर रहे हैं बिहेवियर इस एक्सटेंड पॉइंट में, इसीलिए इसको एक्सटेंड कहा जा रहा है। अब क्लास डायग्राम में आते हैं। क्लास डायग्राम क्या है? क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल सब डिवाइडेड 3 कंपार्टमेंट। देखिएगा कैसे ये इस तरीके से बनता है। सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, फिर एट्रीब्यूट लिखेंगे, ऑपरेशन लिखेंगे। हर क्लास, कोई भी क्लास लीजिए तो उसका एट्रीब्यूट होते हैं कुछ और उसके कुछ ऑपरेशन होते हैं। जो मॉडिफायर्स हैं वो किस तरीके से दिखाए जाते हैं, जो विजिबिलिटी होती है इन एट्रीब्यूट्स और किसकी, ऑपरेशंस की। कैसे? प्लस लिखेंगे तो इसकी पब्लिक विजिबिलिटी, हैश लिखेंगे तो इसकी प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी है, यानी कि प्लस मतलब कोई भी इसे देख सकता है, ये हैश मतलब कोई फ्रेंड या फिर आपके जो डिराइव्ड क्लासेस है वो देख सकती है, एक्सेस कर सकती है। माइनस का मतलब है कि आपकी प्राइवेट विजिबिलिटी। बाय डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट्स हिडन होते हैं, ऑपरेशंस विजिबल होते हैं। जो लास्ट कंपार्टमेंट आप देखेंगे उसको हम ओमिट कर सकते हैं ताकि हम क्लास डायग्राम को सिंप्लीफाई कर सकें। चलिए इसको देखते हैं, जो भी हमने अभी टेक्स्ट में देखा। ये आपका एक क्लास है, ये क्लास का नाम है, ये इसके एट्रीब्यूट है कस्टम नेम, कस्टमर नेम और बैलेंस। जिसके आगे ये राउंड ब्रैकेट देख रहे हैं वो आपके ऑपरेशंस हो गए, 3 ऑपरेशंस हो गए। इसके आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है, आप समझ गए प्लस माइनस क्या है। माइनस मतलब ये किसी और को दिखाई नहीं देगा, केवल इस क्लास के लिए ही है, यानी कि ये प्राइवेट है। प्लस मतलब ये सबको दिखाई देगा, यानी कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसका मतलब ये पब्लिक होगा। अब हम और बात करें आगे तो एक C++ का एग्जांपल देख सकते हैं इस चीज के लिए। एक क्लास हम लोग चेकिंग, इसके अंदर प्राइवेट भी है पब्लिक भी है। ये प्राइवेट जो है ये दोनों जो आप देख रहे हैं एक तरीके से इसके वेरिएबल्स मेंबर वेरिएबल कह लीजिए या फिर आप इन्हें एट्रीब्यूट कह लीजिए। इनके ऊपर जो राउंड ब्रैकेट में आपको ऑपरेशंस दिख रहे हैं वो ये हो गए। इसको हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, एक क्लास लिखेंगे, क्लास, तो यहां पर हमारे क्लास का नाम आ जाएगा जिसे हम चेकिंग कहेंगे। यहां पर आप ये दोनों डाल देंगे और या तीसरी जगह आप ये डाल देंगे। इनके आगे आप माइनस साइन लगा देंगे, इनके आगे आप प्लस साइन लगा देंगे, ऐसे। तो क्लास डायग्राम में भी आपका एसोसिएशन है। एसोसिएशन ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप अलग अलग इंस्टेंसेस ऑफ क्लास के बीच में। तो एसोसिएशन एक लिंक है जो कनेक्ट करता है 2 क्लासेस में। बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन हो सकता है। एसोसिएशन अज्यूम किया जाता है कि बाई डायरेक्शनल है, जैसे फ्लाइट और प्लेन। नोटेशन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लेन और फ्लाइट। प्लेन कैन बी अ फ्लाइट, फ्लाइट इज अ प्लेन। यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन का मतलब ये है कोई ऑर्डर है और आइटम नोटेशन। ऑर्डर किसका हो सकता है, आइटम का, है ना। ये एक सिंगल लाइन से आप दिखाएंगे। तो जो एसोसिएशन है मल्टीप्लिसिटी उसमें रोल आएंगे। इसमें देखिएगा जो अलग अलग चीजें दिख रही हैं। एक का मतलब यहाँ पर है कि केवल एक और एक, ओनली वन। 0.1 का मतलब ये है 0 या 1। m अगर .n है तो या m से फ्रॉम m टू n, ये इसका रेंज है। स्टार का मतलब ये है कि 0 या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। 0 स्टार का मतलब है 0 या कोई और पॉजिटिव इंटीजर, कितने भी हो सकते हैं, नंबर कोई हो सकता है। 1 स्टार का मतलब है 1 और कितना भी पॉजिटिव इंटीजर। तो एक इसको ध्यान से देखिए, एक यूनिवर्सिटी में कितने हो सकते हैं लोग, पीपल, देयर कैन बी मेनी, मतलब वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट हो गए, कुछ टीचर हो गए, इसलिए हमने यहाँ 1 स्टार लगाया है। ये 1 स्टार याद दिखाने, ये 1 से लेकर एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर आप जब 1 से लेकर आपने स्टार दिखाया, इसके लिए भी टीचर, इनका रोल है। लेकिन एक स्टूडेंट बिलोंग करेगा किसी एक यूनिवर्सिटी को, और एक टीचर हो सकता है वो वर्क कर रहा हो, नहीं कर रहा हो। तो इसीलिए ये एम्प्लॉयर इसका 0.1 होगा, या तो कर रहा है या नहीं कर, मतलब 0 या 1 हो सकता है, काम कर रहा हो ना कर रहा हो। अब जनरलाइजेशन की बात करें तो ये सुपर टाइप है, ये इसके सब टाइप है, यानी कि आप इस तरीके से एरो करके दिखाएंगे
जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है रिलेशनशिप जिसके रिलेटेड क्लास हो, यानी कि ये सुपर क्लास होगी, ये सब क्लास होगी, ये सब आपस में रिलेटेड क्लास है। इसमें सब क्लासेस आते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए, एक रेगुलर कस्टमर हो सकता है, एक लॉयल्टी कस्टमर भी कस्टमर हो सकता है। एक कस्टमर रेगुलर कस्टमर और लॉयल्टी कस्टमर दोनों हो सकते हैं। अब कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब ये है कि ये पूरी क्लास है, ये इन दोनों को मिला के बनी, ये दोनों पार्ट क्लास है, यानी कि इंजन और ट्रांसमिशन को मिला के आपका ऑटोमोबाइल बनता है। तो कंपोजिशन एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप जिसमें इंस्टेंसेस जो रिलेटेड क्लास तो हैं ही, लेकिन साथ में काइंड ऑफ होल पार्ट रिलेशनशिप। होल पार्ट मतलब ये पार्ट है जो इन दोनों को मिला के ये होल बना हुआ है। ये रिलेशनशिप बताता है जहाँ पर होल क्लास, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी इसकी कि वो क्रिएट और इनिशियलाइज करें इन पार्ट क्लासेस। ऑटोमोबाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंजन और ट्रांसमिशन को बनाए, और इसमें प्रिविलेज एक्सेस विजिबिलिटी भी है, कोई कौन सी चीज दिखनी है कौन सी नहीं दिखनी है ये क्लास डिसाइड करेगी। और जो कॉम्पोजिशन है, इस तरीके से हम इसको इसके रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेंगे कि जो होल क्लास इसका एक्सक्लूसिव एक्सेस हो और कंट्रोल हो किन के ऊपर, जो इसकी पार्ट क्लासेस है। और कंपोजिशन तब यूज करना है आपको जब आप एक्सप्रेस करना चाहें रिलेशनशिप जहां पर बिहेवियर इन पार्ट इंस्टेंसेस का इनका बिल्कुल भी अनडिफाइंड है, अगर आप इसको रिलेट नहीं करें इसके इंस्टेंस से। या फिर ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है होल का, ये ऊपर वाले का, इस वाले का, ये इनडिफाइंड या इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर एक या इससे जो इसके पार्ट्स हैं वो ठीक से डिफाइन नहीं किए गए। एग्रीगेशन की बात करें, एग्रीगेशन का मतलब ये है कि एक के अंदर दूसरा, यानी अगर ये पूरी तरीके से ये कंटेनर क्लास है और ये दोनों कंटेनिंग क्लास है, यानी कि इसमें ये कंटेन हो रहे हैं, तो इसे हम एग्रीगेशन करेंगे। एग्रीगेशन ऐसा रिलेशनशिप बताता है, एक बैग के अंदर एप्पल और मिल्क हो सकता है, तो ये आपका कंटेनर कंटेनी रिलेशनशिप है। बैग के अंदर एप्पल और मिल्क होंगे, इसको इस तरीके से दिखाना होगा आपको। ये एक ध्यान दीजिएगा कि जो कंटेनर और कंटेनी दोनों क्लास हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इनको हम इंडिपेंडेंटली भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और कंटेनर और कंटेनी इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एक्सेस प्रिविलेज होगा, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा। तो एग्रीगेशन और कंपोजिशन की बात करें कि कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है एग्रीगेशन का। कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक ही ओनर है, कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकते और दोनों की कोइंसिडेंट लाइफ टाइम है, और कंपोनेंट एक साथ जिएंगे, एक साथ उनका खात्मा होगा। जैसे हर एक कार के पास इंजन होगा, जो आप दो गाड़ियों में नहीं डाल सकते। अगर पॉलीगन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उसके पॉइंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये कंपोजिशन की बात हो गई। एग्रीगेशन ये पार्ट ऑफ एग्रीगेट यानी पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, ये कंपोजिशन से थोड़ा लेस रिग्रेस है एग्रीगेशन। ये कंपोजिशन के बारे में है, एग्रीगेशन के बारे में। यानी एप्पल जरूरी थोड़ी ना बैग में रहे, एप्पल को अलग से रख देंगे तो वो भी अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। ऑर्डर जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स का हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट अगर ऑर्डर कैंसिल भी हो गया तब भी प्रोडक्ट तो रहेंगी ना, चाहे शेल्फ में रहे कहीं भी रहे। तो क्लास डायग्राम का एक एग्जांपल देखिए, इसमें आप ये देख पा रहे हैं ये अलग अलग क्लासेस हैं जो आपको बक्से में दिख रहे हैं। इसमें तीन लेयर्स है बक्से की, और इसमें ये तो मैंने आपको बता ही दिया क्या हो रहा है। ये आपकी मल्टीप्लिसिटी है या अलग अलग वैल्यू बता रही है, आपको देना ही देना है, इसमें ह्यूमन में आएगा ही आएगा। इसके बाद आप ये देखिए एसोसिएशन, ये है जनरलाइजेशन, इन दोनों का जनरलाइजेशन दिखा रहे हैं। ओके, और इसी तरीके से आप कंस्ट्रेंट भी डाल सकते हैं, यानी कि नोट भी डाल सकते हैं। तो ये आपका एक क्लास डायग्राम है। अब ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन देखिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम एक सेल्फ कॉल होता है जो कि ऑब्जेक्ट अपने आप को देता है, इसे हम सेल्फ कॉल कहते हैं। जैसे ये हो रहा है, ये सेल्फ कॉल है। एक कंडीशन होती है जो इंडिकेट करेगी कि कब मैसेज को सेंड करना है। तो मैसेज तभी जाएगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि आपकी कोई, ये एक तरीका बता दूं, सिंक्रोनस हो सकता है, एसिंक्रोनस हो सकता है, ट्रांसमिशन डिलेड हो सकता है। ये तीन तरीके से हम इसे दिखाएंगे सीक्वेंस डायग्राम को। अगर कोई कंडीशन होगी तो इस तरीके से, कोई इटरेशन होगा तो स्टार करके बताएंगे। स्टार कंडीशन और स्टार में थोड़ा अलग, मतलब कंडीशन और इटरेशन में अलग अलग करके बताएंगे। तो सीक्वेंस डायग्राम में आपकी लाइफ लाइन्स होती है, पहले आपको मैं दिखा दूं फिर आपको समझ में आएगा। इसमें क्या है कि जो लाइफ लाइन से डॉटेड आप लाइन देख रहे हैं, ये नीचे तक जो आ रही है वर्टिकल एक्सिस में, इसे हम लाइफ लाइन कहते हैं। ये बेस है हर एक ऑब्जेक्ट का। मैसेजेस जो आप देख रहे हैं ये एरो से यहाँ दिखाई जा रही है, ये मैसेजेस हैं आपके, जिसमें आपको एरो हेड, ये डायरेक्शन कॉल, जैसे ये क्रिएट का कॉल है। एक्टिवेशन बार आप जो देख रहे हैं, ये जो लॉन्ग आपको थिन यहाँ से यहाँ तक, ये एक्टिवेशन बार है। ये एक्टिवेशन बार लाइफलाइन है। जब मेथड इन्वोकेशन ब्लॉक्स, ये इंडिकेट करेगा कि जब प्रोसेसिंग शुरू होगी, जब टारगेट ऑब्जेक्ट या क्लास फुलफिल हो जाएगा मैसेज, तो इसके बाद यहां से आ जाएगा, तो यहां तक कंप्लीट होने के बाद ही ये वापस आएगा। ओके, ये पूरा प्रोसेसिंग बता रहा है हमको। रेक्टेंगल, ये ऑब्जेक्ट ये भी बताता है कि
आपका ऑब्जेक्ट डीएक्टिवेट हो गया है। अगर आप एक्स इसके आगे लगाते हैं तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इसकी लाइफ लाइन खत्म हो गई, यानी ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट के आगे लाइफ नहीं है। सीक्वेंस डायग्राम एक और देखें कि क्या क्या हो रहा है। यूजर है, कैटलॉग है, रिजर्वेशन है, तो आप यहाँ से आप यूँ भेजेंगे लुकअप, ये कैटलॉग तक गया, फिर ये कैटलॉग जवाब देगा ठीक है भाई टाइटल डेटा, फिर उसके बाद ये गए यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए कि यहाँ पर काम हो गया रिजर्वेशन के लिए। तो ये अलग अलग सीक्वेंस है, कहाँ से कहाँ तक मैसेज जा रहे हैं और किससे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो पूरा सीक्वेंस बता दिया। अब ये जो डब्बा है यहाँ से यहाँ तक ये बताएगा कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट होगा ये इसका टास्क बता रहा है। तो सीक्वेंस डायग्राम ये डिमोन्स्ट्रेट करता है, ये बताता है जो बिहेवियर ऑब्जेक्ट का यूज केस में, ताकि हम ऑब्जेक्ट को और जो मैसेज पास वो कर रहे हैं वो हम बता सकें। जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आपको यहाँ दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, यानी कि यूजर, कैटलॉग और रिजर्वेशन ये आपके ऑब्जेक्ट है, इंटरेक्शन, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये आपको मैसेज बता रही है, सब ये आपके मैसेजेस है और उनका ऑर्डर बता रहे हैं। वर्टिकल ये मैसेज और ऑर्डर, हॉरिजॉन्टल आपका ये आपके ऑब्जेक्ट्स और उनके इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन डायग्राम्स, इसमें कोलैबोरेशन डायग्राम भी आता है। इसमें कोलैबोरेशन डायग्राम में ये दिखाता है रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट और जो मैसेज पास वो करेंगे उनका ऑर्डर। जो ऑब्जेक्ट ये हम लिस्ट करते हैं रेक्टेंगल से, और एरो इंडिकेट करता है मैसेज जो पास हो रहे हैं। जो नंबर है जो मैसेज के साथ है उनको, अभी जो 1 2 3 आपने देखा वो सीक्वेंस नंबर है, और वो बताते हैं कि सीक्वेंस किसके बाद क्या आएगा, और ये वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जैसे सीक्वेंस डायग्राम है। लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम का फोकस होगा ऑब्जेक्ट के रोल्स पे, टाइम सीक्वेंस पे नहीं, ऑब्जेक्ट का क्या रोल है। तो कोलैबोरेशन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि यूजर रिजर्वेशन के साथ, रिजर्वेशन कैटलॉग के साथ, ये इसके साथ, तो ये आपस में कोलैबोरेशन दिखा रहे हैं। मैं फिर से बताता हूँ आपको, एक लाइन जरूर आपको पढ़नी चाहिए कि जो सीक्वेंस डायग्राम है कोलैबोरेशन डायग्राम में एक जैसे हैं, लेकिन सीक्वेंस डायग्राम में हम टाइमिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ फोकस हमारा कोलैबोरेशन में जो रोल प्ले है, किसका क्या रोल है। तो यहाँ नंबर देखिए, सबके रोल बताए गए हैं यहाँ पर। सीआरसी कार्ड क्या होता है? सीआरसी देखिए इसमें 3 चीज आएगी, अब एक एक ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहले क्लास आएगा सी, आर से आपका आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेटर्स, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर। ये आपका एक कार्ड है जिसमें 3 सेक्शन है, इसको ये प्रिंटेड भी हो सकता है, हैंड रिटन भी हो सकता है। इसका फायदा क्या है? ये आपको इजीली बता देगा कि क्लास कैसे काम कर रहा है, कार्ड कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। देखिए जैसे क्लास रिजर्वेशन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस रिजर्वेशन क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लिस्ट रखे कि कौन से रिजर्व टाइटल है और ये रिजर्वेशन हैंडल करे। अब इसके कोलैबोरेटर्स कौन है? क्लास इस क्लास के साथ रिजर्वेशन के साथ कोलैबोरेट करेगा कैटलॉग, रिजर्वेशन के साथ आपस में कोलैबोरेशन करेगा यूजर सेक्शन। सीआरसी कार्ड कैसे बनाएंगे? पहले क्लासेस लीजिए, इन क्लासेस को देखिए, फिर रेलेवेंट क्लासेस लीजिए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, यानी कि कौन सा क्लास क्या करने वाला है, फिर कोलैबोरेटर देखिए कौन सी क्लास किसके से कोलैबोरेट करेगी ताकि काम हो सके, और उसके बाद हम इस कार्ड्स को एक कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ रखेंगे, और जो एक साथ काम करें उनको एक साथ रख देंगे, जो एक साथ काम नहीं करें उनको दूर दूर रख देंगे। एक स्टेट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। स्टेट डायग्राम मतलब ये है कि जब भी कोई स्टिमुलस या इवेंट आएगा तो आपका ऑब्जेक्ट कौन कौन से स्टेट पे जाएगा अपने लाइफ साइकिल में। आपने ये भी बताना है कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका एक्शन क्या होगा, और जितना एब्स्ट्रैक्शन दें उतना अच्छा है। यानी स्टार्ट, अब यहाँ पर स्टेट डायग्राम में आप इनवॉइस क्रिएट होगा तो अनपेड पे चला जाएगा, पेइंग पे है तो पेड पे चला जाएगा, उसके बाद इनवॉइस ड्रॉ करेंगे तो एंड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड हो जाएगा। तो जो बेसिक रूल है स्टेट डायग्राम के लिए, पहले तो आपको ऑब्जेक्ट चार्ट एट अ टाइम एक ओनली वन ऑब्जेक्ट चार्ट आपको बनाना है, ठीक है, हमेशा एक बनाएंगे सबसे पहले। फिर स्टेट को हम बॉक्स से बनाएंगे, जो राउंड कॉर्नर भी आपने देखा है डायग्राम में। हर एक स्टेट हम ड्रॉ करेंगे एरो दूसरे स्टेट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है फिर लेबल करेंगे इस एरो को कि किस इवेंट के कारण ये चेंज हो रहा है। फिर हम इनिशियल स्टेट दिखाएंगे एक एरो से, और फिर फाइनल आप बंद कर देंगे इसको एंड से। तो एंड स्टेट आप ये फिल करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट और एंड फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट है, इसको फिल कर देंगे, एंड इस तरीके से खाली रहेगा, अंदर वाला फिल रहेगा। ये आपका इस एरो पे आपको ये लिखना है कि किस कारण से इनवॉइस क्रिएटेड पे या आपने इसने चेंज किया स्टेट। तो इस स्टेट को आप राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल में दिखाएंगे। तो आप समझ गए किस तरीके से स्टेट डायग्राम बनता है। अब एक ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल ले लीजिए, किस तरीके से स्टेट चेंज हो रहा है। देखिए एक स्टेट है, फिर ये दूसरा स्टेट चेंज हुआ, तीसरा स्टेट चेंज हुआ, तो हर पॉइंट पे आपको क्या क्या स्टेट चेंज हो रहा है इस तरीके से आप अपना डायग्राम बना सकते हैं। कंपोनेंट डायग्राम की बात करें तो कंपोनेंट डायग्राम का मतलब ये है कि हम फिजिकल कंपोनेंट जो सिस्टम में है उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी डिपेंडेंसी दिखाना चाहते हैं। इसका क्लास डायग्राम से ऊपर का एब्स्ट्रैक्शन लेवल है, ये एक या एक से ज्यादा क्लास में बनाया जाता है। इसके नोटेशन है, आप एक रेक्टेंगल देंगे, 2 छोटे रेक्टेंगल उसके बाहर निकले होंगे, बीच में होंगे, यानी कि ये आपके रेक्टेंगल जो छोटे बाहर निकले और मेन रेक्टेंगल में होंगे।
तो कंपोनेंट डायग्राम में आपका इंटरफेसिंग होगी, जब कंपोनेंट तो कहीं किसी से इंटरफेस भी होगा ये। तो इंटरफेस ये बताता है क्या ऑपरेशन होंगे और क्या ऑपरेशन इस पे कंपोनेंट पे होंगे और क्या ये दूसरों को प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो भी इसके फीचर है, एप्लीकेशन है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। ये जो आप एक लाइन और एक गोला देख रहे हैं, ये आपको बताएगा कि कौन कौन इस इंटरफेस के साथ जुड़ेंगे। एक डायरेक्ट रो भी होगा, जैसे एग्जांपल लीजिए, ये ऑर्डर है, ये अकाउंट है, ये कस्टमर है, ये तो इसने बता दिया कि मैंने अपना इंटरफेस ओपन किया हुआ है, अकाउंट और कस्टमर इससे जुड़ेंगे। यानी कि ऑर्डर प्रोवाइड करता है कंपोनेंट इंटरफेस, जो कलेक्शन है एक या एक से ज्यादा मेथड की, इसमें एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अकाउंट और कस्टमर क्या करेंगे, ये डिपेंडेंट है इस इंटरफेस में, ताकि वो ऑर्डर कर सके। यूएमएल मॉडलिंग टूल्स, रैशनल रोज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चलने वाला। ऐसे यूएमएल स्टूडियो 7.1 है, ऐसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विसियो है, देखिए एन नहीं है इसमें। डाया है, ये ओपन सोर्स है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आर्गो यूएमएल है, ये ओपन सोर्स है, जावा में लिखा हुआ है। तो रैशनल रोज, यूएमएल स्टूडियो 7.1, माइक्रोसॉफ्ट विसियो, डाया, आर्गो यूएमएल, ये आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट विसियो दिखाता हूँ, इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग डायग्राम्स है, ये अलग अलग आपके नोटेशन है, इसको आप यहाँ लेके प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं। आउटपुट आपको मिलेगा वो उस तरीके से जैसे यूएमएल डायग्राम होना चाहिए। यूएमएल स्टूडियो 7.1 पे आए तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरीके का डिजाइन कभी भी आपका अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से डिजाइन बनाते हैं तो जरूर, और ये सारी चीजें अभी आपने देखी कि क्या क्या बताया गया, तो ये सब अगर आप बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, डिजाइन अच्छा है तो उसका आगे का जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो भी अच्छा होगा, और वो मेंटेनेबल होगा, रियूजेबल होगा, उसकी यूजेबिलिटी अच्छी होगी, इजी टू यूज होगा, सारी क्वालिटीज इसमें अपने आप आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया।